प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम BA तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में आज हम स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण और नगरीय मुद्दे एवं परिप्रेक्ष्य के विषय में बात करेंगे। विद्यार्थियों, आज का जो वातावरण है, वर्तमान काल का जो बात करें तो सभी देशों में प्रत्येक नागरिक की यह आकांक्षा रहती है कि वह अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों का ज्ञान एवं नागरिकता का पाठ स्थानीय निकायों के द्वारा प्राप्त करें। और भारत भी इस विषय में कोई अपवाद नहीं है। वस्तुतः भारत में स्थानीय निकायों का लंबा इतिहास है और सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में पूर्व प्रेसिडेंसी शहर मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई। तत्पश्चात 1726 ईस्वी में इसी तरह के नगर निगम मुंबई और कोलकाता, तत्कालीन बम्बई और कलकत्ता में स्थापित किए गए थे। भारतीय संविधान में संसद और विधानसभाओं में लोकतंत्र की रक्षा के लिए विस्तृत व्यवस्थाएं की गई। संविधान में संसद और विधानसभाओं में लोकतंत्र की रक्षा के लिए विस्तृत व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन संविधान में जो नगरीय क्षेत्रों के लिए स्थानीय शासन पर कोई स्पष्ट उल्लेख जो वो नहीं है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांव के पंचायत व्यवस्था का उल्लेख है। लेकिन राज्यों की सूची में प्रविष्टि 5 को छोड़कर के नगर पालिकाओं का कोई जिक्र कहीं भी नहीं है। इसी प्रविष्टि में स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारियों का जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकारों को सौंपी गई है। और वर्तमान समय में स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अनेक संस्थाएं हैं, जिनमें नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत आदि प्रमुख हैं। और स्थानीय प्रशासन को प्रजातंत्र की जो नींव कहा जाता है। इन संस्थानों में भागीदारी निभाकर जनता प्रजातंत्र का प्रथम अध्याय पढ़ती है या पाठ पढ़ती है। विद्यार्थियों, स्थानीय शासन से जो तात्पर्य वो इस प्रकार की स्वशासन से है, अर्थात जिसे स्थानीय निवासी स्वयं करते हैं, यानी कि स्थानीय लोगों के द्वारा स्वयं का जो प्रशासन, वो शासन करने का जो तौर तरीका है वही स्थानीय स्वशासन है। हालांकि संवैधानिक व्यवस्था में इसका कोई बहुत बड़ा व्यापक उल्लेख मैंने आपको कहा था नहीं है। लेकिन राज्यों की सूची में प्रविष्टि 5 को छोड़ करके नगर पालिकाओं का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसमें थोड़ा सा क्या है कि राजनीतिक विज्ञान से कंसर्न मैटर आप लोगों, जब राज्य सूची, संघ सूची और समृद्धि सूची आपने पढ़ा भी होगा प्रथम वर्ष में, तो ये सारी जो सूचियां हैं, ये सारे जो विषय हैं, उनमें से लेकर के अलग अलग सूची में अलग अलग विषयों को परिभाषित करने का कार्य जो किया गया है। और विद्यार्थियों, स्थानीय प्रशासन से सीधा सा तात्पर्य यही है कि अर्थात जिसे स्थानीय निवासी स्वयं करे, ऐसा प्रशासन जो स्थानीय प्रशासन है। और स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता और महत्व की यदि हम बात करें कि स्थानीय प्रशासन का महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, तो विद्यार्थियों, वर्तमान समय में जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थानीय प्रशासन की अत्यधिक आवश्यकता है। और इसे, इन आवश्यकताओं को हम अलग अलग बिंदु के रूप में समझ सकते हैं। पहला बिंदु तो आप ये मान लीजिए कि स्थानीय प्रशासन जो
जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का सबसे उत्तम अभिकरण माना जाता है। वर्तमान काल में विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और स्थानीय स्तर पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सहभागिता का अवसर स्थानीय प्रशासन के द्वारा ही उपलब्ध होता है। स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को स्वशासन के द्वारा दूर करते हैं और जिस प्रकार एक परिवार में लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं उसी प्रकार पर स्पष्ट और एकजुट होकर के कार्यों की क्रियान्विति प्रजातंत्र की सफलता की द्योतक है और स्थानीय प्रशासन जनता में प्रजातंत्रात्मक शासन के प्रति रुचि को जागृत करता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शक्ति का विकेंद्रीकरण होना अनिवार्य माना गया, यानी कि बंटवारा होना चाहिए और शासन की यह शक्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा ही विकेंद्रीकृत की जा सकती है और इसके अतिरिक्त जन कल्याणकारी राज्य की कामना भी स्थानीय प्रशासन से ही पूर्ण हो जाती है। यानी कि एक ही व्यक्ति में शक्ति सत्ता का निहित नहीं होना चाहिए, शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और शक्ति सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है और एक कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना है और स्थानीय राज्य के द्वारा ही ये स्थानीय प्रशासन के द्वारा ही ये विकेंद्रीकरण जो है संभव है। और विद्यार्थियों, जो जन कल्याणकारी राज्य की जब कामनाएं करते हैं तो वो भी स्थानीय प्रशासन के माध्यम से ही पूरी होती है और स्थानीय प्रशासन जो हो जनता को जागरूक बनाने में सहायता प्रदान करता है और प्रजातंत्र की सफलता जनता की जागरूकता पर ही निर्भर करती है, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था ऐसी है जिसमें जनता का डायरेक्ट हस्तक्षेप रहता है, उनका शामिल होना रहता है और स्थानीय प्रशासन में मतदाता प्रत्यक्ष रूप से अपने मत का परिणाम देखता है, जिसने जो वोटिंग करी है और उस वोटिंग का परिणाम जो वो देखता है उसे राजनीतिक तथा सामाजिकता की भी शिक्षा जो प्राप्त हो जाती है। विद्यार्थी जो स्थानीय प्रशासन की बात करें तो स्थानीय प्रशासन स्थानीय समस्याओं का कुशलतापूर्वक हल खोजने में काफ़ी सहयोग करता है, सहयोगी है, क्योंकि स्थानीय नेता जो इन विषयों और समस्याओं के विषय में पूर्णतः परिचय रखते हैं और कैसे इसका निदान हो सकता है इसकी जानकारी भी वो रखते हैं। हम यदि नगर पालिकाओं की, वार्ड की या नगर परिषदों की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हीं में से नेता के रूप में, उन्हीं में से उम्मीदवारों के रूप में कोई व्यक्ति चुन करके सामने आएगा और एक नगर पालिका का व्यक्ति, एक नगर परिषद का व्यक्ति वो भली भांति से अपनी स्थानीय समस्याओं को जानता है और उन स्थानीय समस्याओं का निराकरण क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों को उससे बेहतर जो कोई भी नहीं जान सकता है और इन सारी चीज़ों का निराकरण करने में भी वही सबसे ज़्यादा सफल हो सकता है, क्योंकि जो स्थानीय समस्याएं होती है उनसे स्थानीय नेता ही ज़्यादा परिचित होते हैं। बड़े लेवल के या उच्च स्तर के जो नेता हैं वो इन चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ पाते। स्थानीय प्रशासन जो हो नौकरशाही की कमी को भी दूर करता है। यदि स्थानीय विषयों की व्यवस्था केंद्र सरकार या राज्य सरकार के हाथ में सौंप दी जाती है या तो नौकरशाहियों की शक्ति जो बढ़ जाती है और तथा जनसाधारण को सरकारी कर्मचारियों से काम लेने में अनेक प्रकार के दिक्कतें, कठिनाइयाँ आती है कि वो सरकारी कर्मचारियों से किस प्रकार से काम मिले और स्थानीय प्रशासन जो है द्वारा जो नौकरशाही की जो कमियां हैं वो बहुत हद तक दूर हो जाती है। अब विद्यार्थियों यदि हम बात करें कि भारत में स्थानीय प्रशासन, तो भारत में स्थानीय प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो भारत में स्थानीय प्रशासन जो है तो
स्थानीय नगरीय निकायों के लिए समान ढांचा तैयार करने और इन निकायों को स्वायत्तशासी सरकार की प्रभावशीलता या प्रभावशाली लोकतांत्रिक इकाई के रूप में मजबूत करने के कार्य में सहायता करने के उद्देश्य से सन 1992 ईस्वी में नगर पालिकाओं से संबंधित 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन की जब बात करें तो वो तो ग्राम पंचायतों से, और 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो है वो पारित किए गए और नगर पालिकाओं से संबंधित। और इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करके 1 जून 1993 से इस अधिनियम को लागू कर दिया और संविधान में नगर पालिकाओं के संबंध में एक नया खंड 9th क के नाम से जोड़ दिया गया, जिससे अन्य बातों के अलावा 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन किया जा सके। 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन कौन कौन सी? एक तो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतें, दूसरा छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका या परिषदें, और तीसरा बड़े शहरों के लिए नगर निगम। इन नगर पालिकाओं के अतिरिक्त निर्धारित अवधि की नगर पालिकाओं राज्य निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोगों की नियुक्ति और महानगर तथा जिला योजना समितियों का गठन भी सुनिश्चित किया गया है। सभी राज्यों ने अपने वित्तीय आयोगों का गठन कर लिया है और स्थानीय नगर निकायों का चुनाव कराने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने अपने निर्वाचन आयोगों का भी गठन जो वो कर लिया है, ताकि इनका जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो आसानी से समय पर पूरा किया जा सके। झारखंड और पुडुचेरी को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नगर पालिकाओं के चुनाव जो लगभग पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा नगर महापालिका का नाम नगर निगम कर दिया गया है और इसी अधिनियम के आधार पर उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रों नगरीय क्षेत्रों को 3 भागों में वृत्तीय नगर क्षेत्र, लघुत्तर नगर क्षेत्र और संक्रमणशील नगर क्षेत्र। 3 कौन कौन से? वृत्तीय नगरीय क्षेत्र, लघुत्तरीय नगरीय क्षेत्र और संक्रमणशील क्षेत्र में विभाजित कर नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की स्थापना की गई है। भारत की जब बात करें तो भारत के अधिकांश राज्यों में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को वृत्तीय नगर, इसके लिए नगर निगम की स्थापना की जाती है। 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या को लघु उत्तरीय नगरीय क्षेत्र, इसके लिए नगर परिषद, और 30,000 से 1 लाख की जो जनसंख्या क्षेत्र है उसको संक्रमणशील क्षेत्र जो कहा गया है तथा इसके लिए नगर पंचायत का गठन जो वो किया जाता है। विद्यार्थियों, 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप 29 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 में प्रस्तुत किया गया था तथा 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया और 19 जनवरी 1994 को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम संस्थापित किया गया। 2 अक्टूबर 1994 से मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज व्यवस्था की व्यापक अधिकारों सहित क्रियान्वित की गई और राज्य में ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों का भी गठन जो वो किया गया है। जनपद पंचायत का गठन जो विकास खंड स्तर पर किया गया है, यानी कि जो पंचायत समिति लेवल पर, तथा इससे कम 10 और 10 से अधिक 25 सदस्य हो सकते हैं, जबकि जिला स्तर पर जिला पंचायत से जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों की संख्या 10
से 35 के बीच में रखी गई है। तो विद्यार्थी, आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद। आगामी वीडियो में हम किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे।